A very good afternoon to all my dear students and welcome you again to another session of biology class। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो श्वसन तंत्र है और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जो देखने वाले हैं ये मनुष्य के श्वसन तंत्र है टॉपिक। तो स्लाइड्स का पहला टॉपिक ये देखते हैं कि श्वसन तंत्र एक्चुअली होता क्या है ना। तो देखते हैं कि मनुष्य और स्तनियों में, ठीक है, जितने भी मनुष्य होते हैं या मैमल्स होते हैं उनमें गैसों के आदान प्रदान करने के लिए एक विकसित तंत्र पाया जाता है। ठीक है, एक विकसित तंत्र पाया जाता है, उसी तंत्र को ही कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में है, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे कि मनुष्य और स्तनियों में गैसों के आदान प्रदान के लिए एक विकसित तंत्र पाया जाता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। और सबसे प्रमुख अंग जहाँ पर ये गैसीय आदान प्रदान होता है उसे फुफ्फुसी आदान प्रदान भी कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान के हिसाब से इसको श्वसन जो अंग होते हैं एक्चुअली इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं और इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि इनमें पहला एक्चुअली यहाँ से संवाहक जो अंग होता है ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको कहा जाता है संवाहक अंग कहा जाता है। ठीक है, संवाहक अंग कहा जाता है। और ये जो फेफड़ा है इस फेफड़े को कहा जाता है आपका, ये सेकंड पार्ट है फेफड़ा। ठीक है, तो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है वो दो भागों से बना होता है। एक होता है संवाहक अंग जिसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहा जाता है और सेकंड वाले को कहा जाता है फेफड़े कहा जाता है। प्रमुख अंग जो होता है वो फेफड़ा ही होता है। ठीक है, तो पहला श्वसन तंत्र का पहला पार्ट हम देखते हैं। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है संवाहक अंग कहा जाता है या श्वसन नलिकाएं कहे जाते हैं। तो इसमें उन अंगों को रखा गया है, ठीक है, इनमें उन अंगों को रखा गया है जो वातावरण की वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे ही संवाहक अंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना। जैसे देखिए ये एक, मान लीजिए ये एक फेफड़ा है। ठीक है, मान लीजिए ये फेफड़ा है। ठीक है, तो ये वायु है, इस वायु को इस फेफड़े तक पहुंचाने के लिए, इस वायु को इस फेफड़े तक पहुंचाने के लिए जितने भी अंग पार्टिसिपेट करते हैं उसे ही संवाहक अंग कहा जाता है। और यहाँ पर 6 प्रकार के संवाहक अंग पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है नॉस्ट्रिल, सेकंड होता है नेसल फेसेस, और थर्ड में होता है फेरेंस, फोर्थ में होता है लैरिंक्स, और 5 नंबर को कहा जाता है ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में होता है ट्रेकिया और 6 नंबर में आपका ब्रोंचाई और ब्रोंकोल्स। तो यहाँ पर पहला वाला पार्ट देखते हैं जिसे नासिका छिद्र कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जो नासिका छिद्र होता है यह नासा मार्ग का सबसे बाहरी छिद्र होता है और ये मुंह के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। एक मिनट। देखिए हम जो बात कर रहे थे कि पहला वाला जो नासिका छिद्र चोरी होता क्या है, तो यह नासा मार्ग का सबसे बाहरी छिद्र होता है और यह ठीक
मुंह के ऊपर स्थित होते हैं और मनुष्य एवं स्तनियों में यह दो नासा छिद्र पाए जाते हैं जो एक ही सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में स्पष्ट दिखाया गया है कि ये जो नाक होते हैं, इस नाक के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ आप अपने ही नाक को देख सकते हैं कि हमारे नाक में दो छिद्र पाए जाते हैं ना, उसी छिद्र को ही कहा जाता है नासा छिद्र। और हमारे दोनों नाक के छिद्र के बीच में देखिए, बीच में जो हिस्सा है ना, उसी को ही सेप्टम कहा जाता है। और यही सेप्टम होता है जो हमारे दोनों नासा जो छिद्र है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, क्लियर। और सेकंड वाला जो होता है वो नासिका मार्ग कहा जाता है, नेशल पैसेज कहा जाता है। तो ये जो नेशल जो पैसेज होता है या नासिका मार्ग होता है, एक्चुअली जो हमारा जो मुख गुहा वाला हिस्सा होता है ना, ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये जो मुख गुहा वाला जो हिस्सा होता है और इस मुख गुहा के ये वाला जो हिस्सा रहता है, इसी हिस्सा को जो देखिए जो एक फ्रूट नुमा जो संरचना होते हैं, इसी को कहा जाता है नासिका मार्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, नासिका मार्ग कहा जाता है। और यह जो नासिका मार्ग होते हैं, आप देख सकते हैं कि इस नाक वाले हिस्सा में जो सेप्टम है, इसी सेप्टम में पाया जाता है, मतलब दोनों छिद्रों के बीच में सेप्टम जो पाया जाता है, उसी में अंदर में कैविटी पाया जाता है, नेसल कैविटी कहा जाता है। और श्वसन के श्वासोच्छ्वास में ली गई जितने भी वायु होती है ना, इसी नासक छिद्र हमारे नोक के द्वारा यहाँ से इंटर करते हुए नासा मार्ग तक पहुँचता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे झिल्ली ही पाया जाता है, म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है म्यूकस। इस म्यूकस झिल्ली ही है जो नाक को नमी बनाए रखता है, क्योंकि वायु से जो धूल मिट्टी वगैरह जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस झिल्ली होती है, यहाँ पे म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है और जिनमें बहुत सारे म्यूकस स्रावित होते हैं, और वायु के साथ जितने भी धूल के कण सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं ना, वो सभी यहाँ पर म्यूकस में क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं और साथ में ये फेफड़े तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा इसके बारे में हुआ, नासिका मार्ग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्रेसनी कहा जाता है। थर्ड वाला है ग्रसनी फेरिंक्स कहा जाता है। और ये जो ग्रसनी होता है, यह श्वास नली का वह भाग होता है। ये आप डायग्राम में आपको दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है ग्रसनी। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ग्रसनी, देखिए ये डायग्राम में दिख रहा है, जो ग्रसनी है ये श्वास नली का वह भाग होता है जहाँ पर पाचन तंत्र या वायु मार्ग देखिए दो हिस्सा में डिवाइड हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो यह जो श्वास नली का वह भाग होता है जहाँ पर पाचन संस्थान व वायु मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और श्वास नली का ऊपरी सिरा एक छोटे से छिद्र के द्वारा ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है, उसे ग्लाटिस कहा जाता है। और छिद्र जो उपास्थि के एक फ्लेप रहता है, ढका हुआ रहता है, जिसे एपिग्लाटिस कहा जाता है, और यह ग्रसनी में खुलता है। ठीक है, और हमारे जो ग्रसनी में खुलता है और भोजन को निगलते समय ये एपिग्लाटिस को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वसन तंत्र में नहीं जाने पाता। ठीक है, और अन्य समय में भी ये जो ग्लाटिस होता है वो खुला रहता है और श्वसन होता रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि इसमें पाचन और वायु मार्ग दोनों जो क्रॉस करते हैं ये, और एक ग्लाटिस और एपिग्लाटिस दो इनमें छिद्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंठ कहा जाता है। आप देख सकते हैं आपका या हमारा मनुष्य के जो गले होते हैं, देखिए उस गले में एक गले को देखेंगे तो वहाँ पर एक कठोर आभास होता है। यहाँ पर जो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक मिनट, देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कंठ है, ये वाला जो हिस्सा है वो कंठ है। ठीक है, और ये श्वास नली का जो अगला सिरा एक बाष्पनुमा संरचना, एक बक्से के समान रचना होता है, जिसे कंठ कहते हैं, या इस और हिंदी में स्वर कोश
यह लैरिंक्स कहा जाता है और यह ग्लाटिस के द्वारा ग्रसनी में खुलता है और कंठ के अंदर की गुहा को ही लैरिंगल चैम्बर कहा जाता है। और एक उभार आपके गर्दन में जो उभार के रूप में ये पाया जाता है और साथ में इस कंठ को सहारे देने के लिए यहाँ पर बहुत चार की संख्या में वहाँ पे उपास्थि कार्टिलेज से ये बना हुआ रहता है। ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है जो नीट के एग्जाम में, चलिए एक बार मैंने नीट एग्जाम दिया था, नीट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कंठ वाले हिस्सा से, लैरिंक्स वाले हिस्सा से पूछा गया था कि चलिए यहाँ पर जो कार्टिलेज उपास्थि से जो बना हुआ है ना हमारा जो लैरिंक्स है, तो वहाँ पर टिश्यू से बना हुआ एक्चुअली यहाँ पर जो ग्लाटिस है, ये जो ग्लाटिस जो है, ग्लाटिस होता है जो कंठ के ऊपर वाले हिस्सा में रहता है, ग्रसनी में खुलता है, तो ग्रसनी में रहता है। तो ये क्या होता है, जो लड़के जो बॉय होते हैं और जो गर्ल होते हैं, ठीक है, तो बॉय में क्या होता है कि व्यस्त होने से पहले जो लड़के और जो लड़कियों में ये जो लैरिंक्स होता है, ये जो कंठ होता है, ये कंठ आकार में बराबर होते हैं, ठीक है, आकार में बराबर होते हैं, परंतु बाद में लड़कों में इनका जो आकार होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और इसे ही कहा जाता है एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रश्न में पूछा गया था, एक बार साइंस में पूछा गया था कि एडम्स एप्पल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाटिस जो होता है, इस ग्लाटिस को ही कहा जाता है एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है, क्लियर ना। और यही फिर बाद में फेफड़े से निकलने वाली जो वायु होती है, जब इन फिलामेंटस से होकर बाहर आती है तो इनमें क्या होता है, कंपन होने लगता है और ध्वनि पैदा होती है। और कंठ से उत्पन्न ध्वनि की जो तीव्रता और गुणवत्ता की स्थिति पर निर्भर करती है। और मनुष्य में जो जीभ होता है, मुख गुहा होता है, होंठ होता है और जो नासा मार्ग होता है, ये सभी क्या करते हैं, बोलने में मदद करता है और जिसके कारण एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो बात करने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया श्वास नली कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेकिया होते हैं, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेकिया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ट्रेकिया, ठीक है, ये इसको कहा जाता है, ये जो श्वास नली है ना, इसी श्वास नली को ही कहा जाता है ट्रेकिया कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं श्वास नली, ट्रेकिया। तो कंठ के नीचे में है, देखिए कंठ है, उस कंठ के ठीक नीचे श्वास नाल स्थित होता है और यह फेफड़ों और नासक ग्रसनी को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसी नासक गुहा से श्वसन में ली गई वायु ग्रसनी से होते हुए एक नली में जाती है जिसे श्वास नली कहा जाता है। क्या बोलते हैं, श्वास नली कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इनकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और यहाँ गर्दन पूरी लंबाई में स्थित होती है, हमारे जितने गर्दन होते हैं ना, इसी श्वास नली की लंबाई में ये उपस्थित होता है, ठीक है। और एक्चुअली इसकी जो दीवार होती है थोड़ा सा लिचली और पतली होती है, और इसका आकार देखा जाए तो ये एक सी के आकार में होता है, ठीक है। कैसा होता है, सी के आकार में होता है, ठीक है। और यहाँ पर श्वास नली के जो दीवार होता है वो थोड़ा सा सीधा रहता है, ताकि वहाँ से वायु जो निकलता है ना वो थोड़ा सा पिचक न जाए, ठीक है।
और श्वास नली की आंतरिक जो सतह होती है, इनकी जो इंटरनल सरफेस होता है, वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है, और जिसकी जो यहाँ पर जो श्लेष्मा जो निकलते हैं वो उनको क्या बनाते हैं, थोड़ा सा नमी और लसदार बनाने में मदद करता है, ताकि वायु में जो सूक्ष्म जीव होता है, धूल वगैरह होता है, वो वहाँ पर आके चिपक जाए और फेफड़े में न जा पाए, ऐसा उनमें ये होता है श्लेष्मा झिल्ली। और श्वास नली की सबसे बाहरी जो सतह होता है एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, जो पतली झिल्ली बोल सकते हैं, पतली झिल्ली से वो ढके हुए रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्रोंकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाई होता है, आप यहाँ पर इसी डायग्राम में ही आपको फिर से बताते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकाई होती है, देखिए ब्रोंकाई को एक्चुअली इसको हिंदी में श्वसनी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वसनी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया है या श्वास नली होता है, ये हमारे जो वक्षी गुहा होता है, उस वक्षी गुहा में जाकर दो भागों में, देखिए ये दो भागों में क्या हुआ, ऐसा ये श्वास नली है और ये यहाँ पे जाके क्या हुआ, दो भागों में ये जाके बैठ गया। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है ब्रोंकाई कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक जो ब्रोंकाई होता है वो अपने अपने तरफ के फेफड़े में होता है। दो फेफड़े हो गया, ये आपका राइट वाला फेफड़ा और ये आपका लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है। तो ये फेफड़े में जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं होती है और बहुत सारे पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है और उसे ही कहा जाता है ब्रैंकियोल्स कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बहुत सारे पतले पतले शाखाओं में बढ़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स या श्वसनिका कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वसनिका कहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक जो श्वसनिका होता है वो 2 से 11 और शाखाओं में बट जाता है और उस शाखाओं को कहा जाता है, ये कहा जाता है श्वसनिकाएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं कहा जाता है। और यहाँ पर जो श्वसनिकाएं जो होता है वो प्रत्येक जो कुपिका वाहिनी भी कहा जाता है। तो इस तरह जो कुपिका वाहिनी का अंतिम सिरा आप देख सकते हैं फूल का छोटे छोटे कोष के समान संरचना बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, कुपिका कहा जाता है। अब प्रत्येक कुपिका कोष में अनेक छोटे छोटे कोष पाए जाते हैं, जिसे कुपिकाए या एयर सैक कहा जाता है। ठीक है, कुपिकाए या वायु कोष कहते हैं। और इनकी जो दीवारें होती है वो थोड़ा फुफ्फुसी जो लंग टिश्यू की बनी होते हैं। और जो कुपिकाओं के कारण ही क्या होता है, हमारे जो फेफड़ा होता है वो स्पॉन्जी होता है और जो निकटवर्ती जो कुपिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, कनेक्टिंग टिश्यू पाया जाता है। और वायु कोषों या कुपिकाओं की जो दीवार पर वहाँ पर पल्मोनरी धमनी और साथ में सीरा का आपस में जोड़ी हुई कैपिलरीज का जाल पाया जाता है और यहीं पर होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ब्रोंकाई की जो दीवार होती है या उनकी जो संरचना देखा जाए तो श्वास नली के ही समान होता है। बाएं जो ब्रोंकस की जो तुलना में होता है वो छोटी क्या होता है, दाहिना वाला छोटा और चौड़ा होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट में आप देख सकते हैं फेफड़ा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, सेकंड वाला जो श्वसन तंत्र का जो सेकंड वाला जो पार्ट होता है, सेकंड वाला जो पार्ट है उसे ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को कहा जाता है फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो मनुष्य में ये फेफड़ा जो पाया जाता है, ये वक्ष जो गुहा होता है, हमारे जो सीना वाला हिस्सा रहता है वक्ष गुहा, उसमें दोनों तरफ एक एक में एक स्पॉन्जी फॉर्म में, ठीक है, स्पॉन्जी फॉर्म में पाया जाता है। और इसका जो कलर होता है वो गुलाबी कलर का होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं गुलाबी कलर में
ठीक है। तो इसका जो कलर होता है गुलाबी कलर होता है और थोड़ा सा शंकुआकार होता है ये जो फेफड़ा होता है। और ये बाएं फेफड़े को देखा जाए तो हमारे जो कार्डियक वाले जो हिस्सा होता है हृदय वाले पार्ट में, ये वहीं पे हृदय होता है। ठीक है, ये वाले हिस्सा पे बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो बोल सकते यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ये थोड़ा सा देखा जाए रचना के फॉर्म में देखा जाए तो ये स्पॉन्जी होता है। ठीक है, और इनमें श्वास नली इसमें ब्रोंकाइल्स कोशिका वाहिका और वायु कोश अधोधीर वाहिका और कोशिकाओं के जाल इसमें बिछा हुआ रहता है। क्योंकि आप ये डायग्राम देख सकते हैं ना, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये श्वास नली है और यहाँ पर ब्रोंकाइल्स है और यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स वगैरह और यहाँ पर साथ में ये पूरा जाल के रूप में क्या होता है, ये फैला हुआ रहता है। और ये राइट वाला फेफड़ा होता है और ये लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है। ठीक है, और मनुष्य के जो राइट जो फेफड़ा होता है, ठीक है, मनुष्य का जो राइट फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग है और ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो मनुष्य के जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 लोब्स पाए जाते हैं। देख लीजिए, ये 1 लोब, ये 2 लोब्स और ये 3 लोब्स पाया जाता है। इसे ये पहला RSL कहते हैं, दूसरा ML और तीसरा होता है RIL कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको राइट वाले को कहा जाता है राइट सुपेरियर लोब कहते हैं और ML का मतलब होता है मिडिल लोब और RIL का मतलब होता है राइट इंफीरियर लोब। ठीक है, ये पहला वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ठीक है, और ये जो बायां वाला जो होता है इसमें LSL होता है। LSL का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सेकेंडरी लोब्स कहते हैं और नीचे वाला होता है आपका लेफ्ट सुपेरियर लोब। ठीक है, और लेफ्ट इंफीरियर लेब कहा जाता है, ये वाला लेफ्ट इंफीरियर लेब। ठीक है, और ये सुपेरियर लोब लेफ्ट लंग्स वाला हो गया। तो इस तरह से ये क्या होता है, फेफड़े का संरचना होता है। और मनुष्य के जो फेफड़े होता है इसमें जो अशुद्ध रक्त होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और यह मानव शरीर का एकमात्र धमनी है जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और फेफड़ों के द्वारा जो शुद्ध किया हुआ जो ब्लड होता है वो सीरा में पहुंचता है, फुफ्फुस सीरा में। और वहाँ पर जो हृदय होता है वो हृदय के जो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो मानव शरीर का एकमात्र ऐसा सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है तो वो होता है फुफ्फुस सिरा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मनुष्यों में जो श्वसन की जो प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 भागों में होता है। ठीक है, कितने भागों में होता है, ठीक है, मनुष्य में जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो 2 भागों में होती है, 2 स्टेप में होती है। एक को कहा जाता है निश्वसन कहा जाता है, इन इंस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन इंस्पायरेशन कहा जाता है। और सेकंड वाले को कहा जाता है एक्सपायरेशन कहा जाता है, एक्सपायरेशन। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला पहला वाला और ये आपका सेकंड वाला। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, ये डायग्राम में देख सकते हैं कि फेफड़ों द्वारा वायु ग्रहण करना। देखिए वायु जा रहा है, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है, तो इसको निश्वसन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बाहर निकल रहा है ये, तो इसी को कहते हैं एस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, निश्वसन जिसे बाहर निकलते हैं और अंतर जो इन इंस्पायरेशन है इनमें अंदर की ओर जाता है। ठीक है, और ये जो डिपेंड करता है कि जो हमारा जो वक्ष गुहा में जो क्रमशः
सिकुड़न और जो फैलन होता है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो हिस्सा होता है जिसे इंस्पायरेशन या निश्वसन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब अधिक वातावरणीय वायु दाब फेफड़े के वायु दाब से अधिक हो जाता है, ठीक है, जब वातावरणीय वायु दाब फेफड़े के वायु दाब से अधिक होता है तब वायु फेफड़े में प्रवेश करती है और इस क्रिया को ही कहा जाता है निश्वसन कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान पेशियां संकुचित होती है, जिसके फलस्वरूप सभी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर तथा स्टर्नम नीचे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। और इन क्रियाओं के कारण ही जो वक्षी गुहा का जो आयतन होता है, ठीक है, इनमें जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है और जिसके फलस्वरूप अंदर का जो वायु दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है और वायु फेफड़ों के वायु कोशों में क्या हो जाता है, भर जाता है। और इस सेकंड वाले में क्या होता है, जब फेफड़े में वायु दाब वातावरणीय वायु दाब की अपेक्षा अधिक हो जाता है तो वायु फेफड़े से बाह्य वातावरण में आती है और इस क्रिया को कहा जाता है निश्वसन या एक्सपायरेशन कहा जाता है। और इस क्रिया के दौरान जो पेशियां होती है वो शिथिल होती है, जिसके फलस्वरूप वक्षी गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे फेफड़े में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है और वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला प्रोसेस। सेकंड जो हमारा प्रोसेस होता है, एक्चुअली इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये जो थर्ड वाला जो स्टेप है, इस थर्ड वाले स्टेप में मैं आपको थर्ड वाला स्टेप में मैं आपको डायरेक्ट थर्ड वाले स्टेप में बता रहा हूँ। तो थर्ड वाला जो स्टेप होता है, ये जो स्टेप है वो गैसीय परिवहन होता है, ठीक है। तो गैसीय परिवहन रुधिर के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो गैसीय परिवहन होता है वो रुधिर के द्वारा होता है और रुधिर की लाल जो रक्त कणिका होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम में यहाँ पर कि इनमें जो ऑक्सीजन का जो परिवहन हो रहा है, ठीक है, तो एक होता है फेफड़े में होता है, लंग्स में, और एक होता है टिश्यू में होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, ये O2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ ये मिल जाएगा और मिलने के बाद ये बना लेता है HbO2 और इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही टिश्यू में जब जाता है, तो टिश्यू में जब जाता है तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पर अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। यदि इसी को हम देखते हैं, ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखें तो ऑक्सीजन की हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनता है C2H5OH एथिल अल्कोहल और साथ में यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है। तो CO2 की अधिक मात्रा से क्या होता है, शरीर में हानिकारक होती है और इसे ही शरीर से क्या करते हैं हम, तो शरीर से हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है CO2 क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है, ठीक है। तो जब CO2 जब सर्वाधिक हो जाती है तो ये क्या करता है,
ये वाटर के साथ, ठीक है, H2O के साथ ये क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में यही जो ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये बाद में फिर से हाइड्रोजन प्लस आयन और साथ में ये कार्बोनिक में ये फिर से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इसमें क्या होता है, कार्बन का जो होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो परिवहन होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन H जो प्लस है ये कार्बोनिक एसिड के आयन के साथ क्या करेगा, आपको मालूम है कि बहुत सारे कार्बनिक क्या बोलते हैं कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और जैसे कि एक यहाँ पर छूट गया, ठीक। साथ में ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो पोटेशियम, ये जो पोटेशियम होता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहता है, नमक खाते हैं ना उसके थ्रू। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपना पोटेशियम कार्बोनेट बना लेता है, ये पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और साथ में ये क्या कर लेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो सोडियम ये जो सोडियम है ये कार्बोनेट आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। तो इस तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। तो ये जो कार्बन जो होता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस होता है, और ये CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज्यादा होता है, और ये क्या कर लेता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इससे अभिक्रिया कर लेता है, और O2 को ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और फलस्वरूप ब्लड में O2 की कमी के कारण जो ब्रेन होता है वो अवचेतन अवस्था में चला जाता है, और लंबे समय के अवचेतन होने से क्या होता है, मृत्यु हो सकते हैं। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, बहुत तेजी से जुड़ जाता है ये, ठीक है, बहुत तेजी से जुड़ जाएगा ये, और यहाँ पर ये ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुँचने की जो दर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। कमी होने की वजह से हमारे जो ब्रेन में होता है वो पहुँच नहीं पाता, और हमारा जो ब्रेन होता है वो अवचेतन अवस्था में चला जाता है। नहीं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बता दिया है कि इसमें जो ब्रीथिंग जो रेट होता है वो कैसा होता है। तो दो महीने के बच्चे से 2 साल के बच्चों में 35 प्रति मिनट होता है श्वास जो ब्रीथिंग जो रेट होता है, और 2 साल से 6 वर्ष में ये 23 होता है, और 12 साल तक वालों में 20 प्रति होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 15 साल मतलब 12 से 15 साल मतलब आप लोगों की जो उम्र इसमें है वो 18 प्रति मिनट है, ठीक है। और जो इस 21 साल तक होता है वो 16 से 18 प्रति मिनट में होता है, ठीक है। तो ये होता है एक श्वासोच्छ्वास जो रेट होता है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। एक मिनट।
फर्मेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्मेंटेशन होता है इसे किण्वन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसमें जो जटिल कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ना, सूक्ष्म जीव की सहायता से क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये टूट जाता है। आप यहाँ पर केमिकल्स, यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो यीस्ट होता है, ठीक है, ये जो यीस्ट है, ये जो ईस्ट होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है सुक्रोज फॉर्म में है और ये ग्लूकोज फॉर्म में होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, अपघटन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये वाला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उठता है, फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से यहाँ पर एथिल एल्कोहल और साथ में वाटर का निर्माण करता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। और एक्चुअली ये जो फर्मेंटेशन होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, याद रखना, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। और इस जगह ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती और इनका जो यूज होता है एल्कोहल और शराब बनाने में किया जाता है। साथ में ये दही, सिरका और अन्य कार्बन रासायनिक पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आज के टॉपिक का, ठीक है, कि श्वसन तंत्र किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन से अंग पार्टिसिपेट किए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो वर्ग है वो है कि श्वसन संबंधी कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ रोग होता है। तो वे जो यहाँ पर मैंने कुछ रोग के बारे में मैंने लिस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो श्वसन संबंधी जो यहाँ पर 10 मेन इम्पोर्टेंट डिसीज होता है, निमोनिया, खांसना, काली खांसी, इसको टीबी कहा जाता है, ये टीबी होता है, ठीक है। तो जो निमोनिया होता है वो यहाँ निमोनिया क्या होता है, यहाँ एक श्वसन संबंधी रोग होता है जो एक बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस। ये जो डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा संक्रमण से होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो कुपिका और जो ब्रोंक्यूल होता है वहाँ पर लसीका और श्लेष्मा भर जाती है, जिससे श्वसन की क्रिया में परेशानी होती है। और इस बीमारी के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए सबसे ज्यादा ये क्या है, डेंजर है ये, ठीक है। सेकंड होता है खांसना। तो खांसना जीवन के लिए आवश्यक जरूर है, लेकिन यह जो तंत्रिकी नियंत्रण में होने वाली एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जो वायु मार्ग की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो जब कोई भी बाहरी पदार्थ वायु नाली या ब्रोंकाई या वायु को उसमें किसी प्रकार से पहुंचती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उद्दीप्त हो जाती है और फलस्वरूप वहाँ पर हमको क्या आती है, खांसी आती है। और इसके द्वारा बाहरी जो पदार्थ होते हैं वो बाहर कर दिया जाता है। और खांसी आने से पहले लगभग 2.5 लीटर वायु हमारे फेफड़े के अंदर में चली जाती है। और जो कंठ होता है, स्वर होता है, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वायु बहुत अधिक दबाव से पदार्थ के साथ आवाज करते हुए बाहर निकलती है, जिसे ही आवाज को क्या बोलते हैं, खांसी कहा जाता है। तीसरा होता है काली खांसी। तो काली जो खांसी होता है यह बच्चों में सबसे अधिक होती है और एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, हीमोफिलस पर्टुसिस कहा जाता है। और यह रात पे सबसे ज्यादा होता है और जो रोगी होता है वो कंटिन्यू खांसते जाता है। काली खांसी, कभी कभी इसको कुकुर खांसी भी कहा जाता है, इसको कुकुर खांसी। नेक्स्ट है टीबी होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो यह जो रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, संक्रमण के कारण होता है। और यहाँ जो जीवाणु होता है फेफड़े में प्रवेश करके जगह जगह स्थापित हो जाते हैं और रेशेदार जो टिश्यू का निर्माण करते हैं और श्वसन की जो क्षमता होती है वो कम कर देती है। और यहाँ जीवाणु फेफड़ों के जो एल्वियोलाई होता है उसको नुकसान पहुंचाता है, जो कोशिकाएं वगैरह होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं तथा इसके कारण हमको क्या होती है, खांसी आने लगती है। और यदि यह रोग
साफ सफाई पर ध्यान ना दे तो ये बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं, फैलते जाता है। नेक्स्ट है एफिसीमा। तो यह जो एफिसीमा होता है एक्चुअली धूम्रपान, जो धूम्रपान करने वाले, स्मोक करने वाले होते हैं ना, तो धूम्रपान के कारण होने वाली बीमारी होती है और जिसमें ब्रोंक्यूल में धुएं की एक लेयर जम जाती है, जिससे O2 ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागने की जो मात्रा होती है वो घट जाती है और फलस्वरूप इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण व्यक्ति को जो दम घुटने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये होता है एफिसीमा। ठीक है। नेक्स्ट है छींकना। ठीक है, स्नीजिंग कहा जाता है इसको। तो ये जो छींकना भी खांसने के ही समान तंत्रिकी नियंत्रण में होने वाली एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जो तब होती है जब नासा मार्ग क्या हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं और इस क्रिया में नासा वेश्म या जो नासा मार्ग होता है वो उद्दीप्त होने के कारण जो फेफड़े के अंदर वायु भरी जाती है, फिर वायु उदर अथवा पेशियों के संकुचन से आवाज करते हुए तेजी से हमारे नासा मार्ग से होते हुए बाहर आती है और इसे ही कहा जाता है छींक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। तो ये जो डिप्थीरिया होता है ये कोरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के संक्रमण से बच्चों में होने वाला सबसे डेंजर बीमारी होता है और ये 2 से लेकर 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस विस्तार से और बताता हूँ कि ये जो मैंने बोला, ये जो डिप्थेरी होता है, ठीक है, डिप्थेरिया कहा जाता है, ये 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। ठीक है। और ये जो मान लीजिए ये जो गला है, इस गले में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और साथ में यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सूजन भी आ जाता है। ठीक है। और साथ में सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और खाने पीने में भी क्या होता है, रुकावट होते हैं, सर दर्द होता है, सर्दियाँ होती हैं और उल्टी वगैरह भी होती है। ठीक है। तो इससे रोकथाम के लिए, बच्चों में रोकथाम करने के लिए यहाँ पर एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसे DPT कहा जाता है। ठीक है। DPT या इसको ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। जब बच्चे का जब जन्म होता है तो 6 महीने के अंदर में इस ट्रिपल एंटीजन जो DPT का जो टीका होता है वो 3 महीने के बच्चे को यह लगाया जाता है। और यहाँ जो टीका होता है बच्चों को खाली खांसी, क्योंकि वहाँ पे पी लिखा है, पी का मतलब होता है परटूसिस और टी का मतलब होता है टिटनेस, से भी क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है अस्थमा। ठीक है। तो यह जो अस्थमा होता है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अस्थमा कहा जाता है। ठीक है। तो यह जो अस्थमा होता है, यह अस्थमा एक प्रकार से बोल सकते हैं एक एलर्जी के कारण होता है। ठीक है। एलर्जी के कारण होता है। ये एलर्जी कोई भी परागकणों के द्वारा भी हो सकता है, पुष्प के जो परागकण होते हैं। ठीक है। तो परागकण में और या तो फिर धूल वगैरह होते हैं या जब भोज्य पदार्थों से होने वाले एलर्जी की वजह से ही ये क्या होते हैं, अस्थमा होते हैं और हमको सांस लेने में बहुत क्या होती है, दिक्कत होती है इसमें। ठीक है। 3rd नंबर में है ब्रोंकाइटिस। ठीक है। क्या है, ब्रोंकाइटिस डिसीज है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस जो डिसीज होता है, यहाँ क्या होता है, जो ब्रोंकाई होता है ये हुआ आपका श्वास नली, और ये जो श्वास नली होता है 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो ये जो फेफड़ा होता है, इस ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। ठीक है। क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। और यहाँ क्या होता है, सांस में सबसे ज्यादा जो होता है ये सर्दी वगैरह जब होता है और या फिर जो टॉन्सिल्स वगैरह होता है तो वहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेरिंजाइटिस है। नेक्स्ट जो डिसीज है वो है फेरिंजाइटिस कहा जाता है
और ये जो फेरिंजाइटिस का मेन जो इसका एक दूसरा नाम और है जिसे सोर थ्रोट कहा जाता है। गले में जो खराश होता है ना उसे ही कहा जाता है सोर थ्रोट। तो यहाँ जो होता है यहाँ फेरिंग्स में एक्चुअली सूजन की वजह से ही होता है। और ये एक्चुअली जो कॉमन कोल्ड भी होता है, इसमें कॉमन कोल्ड जो होता है सामान्य सर्दी में ये होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से आज का आपका क्लास कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और आपको जो भी डाउट है प्लीज आप शेयर कीजिए मेरे से, फिर मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।